हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मायने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is problems posed by the increasing of population. There is a most important topic here. The problem posed in increasing population are of two types. Is a problem posed to a large family, and secondly is a problem posed to the country. There is a main two factor here. The first is problem for a large family. A large family have many children suffer many problems such as the first is poor health of the mother. There is a poor health of mother because of the frequently pregnancy. The mother may be suffer from a ill health. There is a most important factor of today. Poor housing. The more family members need a more space. The family may be not be able to afford to the good, clean and specific house. The next is economical pressure. The large family will be need a more resource, leading to the immense of economic pressure on the parents and children, affecting the equality of life. There is a mostly economic pressure here. The poor health, the family member may be not be get enough food, leading to the malnutrition and deficiency disease. They will be require constant of medical support. And also because of medical facility being expensive, it may be not be possible to provide to everyone a quality of medical support. And the last is the improper of education. Improper of education here. The proper educationally facility from a children may be not be affordable. There is a improper proper education is the most important factor here. And the next is the problem posed to be country. A high population growth has a several environmental implications like overcrowding, decreasing of per capita income, depletion of the foods, land, fuel, consumer resource, such as the problem are listed below. The first is a urbanization and environment degradation. Due to increasing of population, the farmland in the rural area can
no longer support additional people. There is a large number of people immigrate to the urban area with the hope of finding jobs and a better life. This is a lead to increase the urban population, and the growth is urban population stress the environment urban environment by increasing a number of aquator settlement and the slum with no proper sanitations of facility, and thus the causing of air, water, and soil pollution beyond to the permissible limit. And second, B is increasing the population and transportation. The increase of population required to the corresponding increasing in the means of transport. Increase in the number of automobiles as a consequence of enormous is a growth of population as a increase the population load. The air pollution, water pollution, and soil waste pollution are the main factor of increase of population. And the increase of population and education. There is education is the most important for the economic and social upliftment. And through their literacy rate is growing as well, still have a very large number of literate in country. The increasing of population further add up to the problem of providing education to all and increase the population, agricultural development, and environmental degradation. In order to meet the food requirement of ever increasing population of country, new agriculture techniques has been to adopted, and some this have to provide prove they are to the determinantal of environment. The other factor is increasing population and food requirement. The increasing population will need more food. For, for this purpose, new agricultural land has to be created, and so forest has been to cut down for cultivation. Due to the deforestation and excessive erosion and natural hazard, such as flood are frequently land began to degrade and the wasteland is increasing. The increasing use of fertilizer and pesticides to be a boost agricultural productivity has immense advice to the effect on the land and water resource of our country. Agricultural land has been to the extensive or polluted due to the pollution from a fertilizer and pesticide. There is a most important factor here, and increasing population and water. There is increasing population and the water. There is the ability of water is limited. The increasing population need to more water for drinking, bathing, washing, etc. There is a ability of water is become a scarces. The increasing population and depletion of the mineral resource. There is a most important factor here. Our mineral resources are limited once finished. There cannot be replenished. They are not renewable. The more population means the more requirement of minerals, leading to the fast depletion of the mineral resource. The increasing population or depletion of the mineral resource is the most important factor here. And increasing population and depleting energy source. Energy is needed for their almost all our day-to-day activity, and whether to the cooking, transportations, factories, or at home. Presently, we are largely dependent on the fossil fuel such as coal and petroleum for energy. At the current rate of consumption, our fossil fuel reserves will be excluded on the short time. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न समस्याएं, कहते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं ये सरकार को समस्या नहीं रहेगी, ये आम व्यक्तियों की समस्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि आम व्यक्ति ही इन जनसंख्याओं को जो है झेलेगी। कहते हैं बढ़ती आबादी उत्पन्न होने वाली समस्याएं दो प्रकार की होती है। एक बड़े परिवार के लिए समस्या, ये परिवार के लिए समस्या किस प्रकार खड़ी करती है, और एक देश के लिए समस्या उत्पन्न करती है। देखिए परिवार के लिए समस्या में क्या आएगा, एक बड़े परिवार में जिसमें कई बच्चे होते हैं कई सब समस्या उत्पन्न होती है। तो पहला तो यही आता है, माँ का बुरा स्वास्थ्य पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार गर्भवती होने के कारण माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, क्योंकि माँ को भी जो है कुछ रेस्ट की आवश्यकता होती है। कहते हैं एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चों में कम से कम 3 या 4 साल की गैप होना चाहिए, यानी मैक्सिमम देखा गया तो 5 साल तो होना ही चाहिए। लेकिन जो है माँ कंटिन्यू बच्चों को बर्थ देती रहती है, तो उसके शरीर को भी आप समझ सकते हो क्या हाल होता होगा, क्योंकि आपने सब कुछ चैप्टर में पढ़ा है
कि बच्चे जो है प्लेजेंटा के थ्रू, ठीक है, माँ का जो है ब्लड को से ही बच्चे का निर्माण होता है। तो समझ सकते हो कि माँ की क्या दशा होगी और माँ की क्या हाल होगी। कहते हैं गर्भ के दौरान तो माँ को एक भोजन भी पेट में सुचारू रूप से पचता नहीं है और बच्चों को जो है ब्लड की आवश्यकता होती है। तो माँ का हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद आपसे अच्छा इसको कोई और समझ नहीं सकता। दूसरी बात अगर देखा जाए तो आता है अपर्याप्त आवास। कहते हैं परिवार में अधिक सदस्य के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। परिवार एक अच्छा स्वच्छ और विस्तृत घर की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ रहता है। आपने देखा ही होगा कि आज के जो है भागम भाग दौर में शहरी जीवन में एक ही घर में कई व्यक्ति रहते हैं, तो इससे भी कई तरह की बीमारियां भी फैलती है, प्लस कई तरह की प्रॉब्लमों का भी सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या होता है कि माँ बाप दो होते हैं, माता और पिता होते हैं और उनके कई संतान होते हैं। तो ये सारे चीज़ों की जो है समस्या आज के समय में एक गंभीर रूप धारण कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पश्चात है आर्थिक दबाव। बड़े परिवार के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होगी, जिससे माता पिता व बच्चे पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। यानी व्यक्ति जो है प्रॉपर माता पिता जो है बच्चों को पूरी तरह से चीज़ों उपलब्ध कराने में सक्षम न हो पाए। उसके पश्चात है खराब स्वास्थ्य। देखिए, परिवारिक सदस्यों के पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण, अपूर्णता के कारण रोग उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति को जो है कई तरह के प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता होती है बॉडी को। ठीक है, ये मैक्रो और जो है मैक्रो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये वृत्त और सूक्ष्म रूप में इंसानों की आवश्यकता होती है। अगर ये पोषक तत्व सुचारू रूप से अगर बॉडी को ना मिले तो कई तरह की बीमारियों का जो है बच्चे शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और इससे जो उनका मानसिक और स्वास्थ्य कई चीज़ों से जो है प्रभावित होगा, जिसकी वजह से जो है कहते हैं इससे जो होगा वो बुरे रास्तों पे भी जा सकते हैं, गलत काम भी करने लग जाएंगे। तो कई तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए जो है कहते हैं इसके लिए उनके निरंतर चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी। और जिसका जो आपको पता है कि चिकित्सा सुविधा खर्चीला होता है, सस्ता तो होता नहीं है। तो प्रत्येक के लिए चिकित्सक की सहायता दे पाना शायद सरकार के लिए भी संभव नहीं रहे और माता पिता के लिए भी ये सक्षम न हो पाए। तो इसलिए जो है कई मायने में जनसंख्या अधिक होना भी एक चिंता का विषय होता है। इस सरकार का तो है ही है, प्लस जो घर में निवास करने वाले माता पिता के लिए भी जो है आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए जो है जनसंख्या नियंत्रण कर रखना अब कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तो बड़े परिवार की समस्या थी। अब देश को क्या नुकसान होती है अधिक जनसंख्या से? देश के लिए समस्या जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, जैसे भीड़ भाड़, प्रति व्यक्ति की आमदनी में कमी, खाद्य, जमीन, ईंधन, भोग साधनों की कमी, ऐसी बहुत समस्याएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो कारण यही आता है कि शहरीकरण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण या निम्न। बढ़ती आबादी के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि अतिरिक्त लोगों का भरण पोषण नहीं कर पाती है और इसलिए रोजगार और बेहतर जीवन की आशा से भारी जनसंख्या में लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। इससे शहरी आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो कारण तो ये भी है दोस्तों कि अगर देखिए शहरी तथा पर्यावरण निम्नीकरण के कारण होता है। गाँव में कहते हैं कि सुविधाएँ कम है, इसलिए लोग जो है शहरों की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और गांव की संख्या जो है कमती होती चली जा रही है। तो अगर गांव में व्यक्ति रहेगा नहीं, आज कोई भी गांव में चले जाओगे तो वहाँ जो है वृद्ध लोग ही आपको नज़र आएंगे, ठीक है, या औरतें ही नज़र आएगी। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं जो कि पुरुष हैं वो कमाने के लिए बाहर विदेश या शहरों में निवास कर रहे हैं और वो क्या करते हैं, एक ही क्वार्टर्स में बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं। तो ये सारे कारण जो है बढ़ती आबादी के कारण ही ये सारे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं शहरी आबादी वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरी पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है। तंग आवासें हैं, वृद्धि होने से झुग्गियाँ, झोपड़ियाँ, स्लम की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं अगर भारत में देखोगे कोई भी शहर में चले जाओ आपको स्लम एरिया ज़रूर दिख जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये स्लम एरिया तो होती ही होती है, प्लस इनके स्वास्थ्य, सेहत और घर की जो व्यवस्था होती है बहुत ही बुरी होती है, जिसके बारे में आप पढ़े भी होगे और जाने भी होगे। जिसमें जो है पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है, जिससे वायु, जल और मृदा प्रदूषित उचित जो है सीमा से काफ़ी अधिक हो जाती है। तो कहते हैं सरकार हर बात करना जानती है, हर बात सोचना जानती है, लेकिन जो वहाँ वायु दूषित है और जल दूषित है उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो कहते हैं अगर व्यक्ति इतने समय अवधि तक उसी जल को पिएगी, अगर वही जल का जो है उपयोग करेगी
ऑक्सीजन में सांस लेगी तो क्या उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, शायद इसका जो परिणाम फ्यूचर में देखने को आपको स्वयं ही मिल जाएगा। तो ये सब स्लम एरिया के वजह से ही होती है और अस्वस्थ वातावरण के कारण ही ये उत्पन्न होती है। कहते हैं बढ़ती आबादी व परिवहन। देखिए, आबादी में वृद्धि के साथ साथ जो है परिवहन के साधनों में वृद्धि आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर आप अकेले थे, स्वयं थे, तो आप एक गाड़ी से भी काम चला लोगे, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो उनके लिए भी गाड़ी खरीदना पड़ेगा। तो ये परिवहन जो है बढ़ती चली जाती है। आबादी में असाधारण वृद्धि के परिणाम स्वरूप मोटर वाहनों में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हो गई है। ठीक है, आजकल व्यक्ति देखते हो कि घर के कचरे जो होते हैं, बहुत सारे सदस्य रहते हैं, कई अमाउंट में कचरे निकलते हैं और इसको रोड पे ही फेंक के आ जाते हैं, जो कि साधारण बात है। आप चलते फिरते रास्तों में देख सकते हो कि कूड़े और कचरे के ढेर तो आपको ऐसे ही नज़र आ जाएंगे, चाहे वो बड़े से बड़े शहर क्यों ना हो, हर जगह आपको नज़र आएंगे। बढ़ती आबादी व शिक्षा। कहते हैं आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, तब उधर देश में बहुत अधिक संख्या में निरक्षर लोग हैं। बढ़ती आबादी के कारण सभी को शिक्षा प्रदान किए जाने से और अधिक समस्या उत्पन्न हो जा रही है। देखिए, सभी को शिक्षा प्रदान किए जाने में कि हो ही नहीं रहा। कहते शिक्षा प्राप्त कैसे होगा? अगर आप एक क्लास में बच्चों को देखोगे आज के समय में, तो 100 बच्चे एक क्लास में भरे पड़े होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह यही व्यवस्था है। 40 बच्चे के लिए एक अगर मैडम आ रही है पढ़ाने के लिए, तो आप ही थोड़ा विचार कीजिए कि 40 बच्चों को जो मैडम है 45 मिनट के पीरियड में कि कैसे सारे बच्चों को देख लेगी, कैसे सारे बच्चों को एनालाइज कर पाएगी। और सरकारी स्कूल में तो इससे भी बहुत बुरा विडंबना है, वहाँ पर तो एक क्लास में कम से कम 100 बच्चे भरे हुए रहते हैं। तो आप सोचिए कि इन बच्चों की जो है कैसे मनोदशा बढ़ेगी और कैसे ये शिक्षित होंगे। क्या टीचर सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएगी? जैसे 10 बच्चों से कुछ सुनेगी, जो है टाइम की घंटी बज जाएगी, पीरियड ख़त्म, बच्चे आज़ाद। किसने याद किया, कौन नहीं याद किया, किसने समझा टॉपिक, मैडम को भी आजकल पता नहीं होता, टीचरों को भी पता नहीं होता कि भाई बच्चे ने क्या याद किया है। तो क्या होगा? आजकल हमें आए दिन देखने को मिलता है कि शिक्षा के स्तर भी बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ बदल रहा है, कभी कुछ बदल रहा है। इन बदलते हुई स्थिति में बच्चे खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई अच्छे से टॉपिक भी थे, उनको काट के हटा दिया गया है, बहुत छोटा सिलेबस कर दिया है। सिलेबस छोटा होने का मतलब यही होता है कि आज के समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका माइंड जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया है। अब कमज़ोर नहीं तो क्या कहोगे? पहले के समय में यही बात जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सारे सिलेबस हुआ करता था, हम लोग भी तो उसी प्रकार से मेहनत किया करते थे, लेकिन आज सिलेबस घट गया है। क्या है कारण? कहते हैं जब बच्चा कमज़ोर हो जाता है ना, तो माता पिता उस पर जो है भार देना बंद कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं। तो यही हुआ कारण ना कि आज जो है इनको शिक्षित कम कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पढ़ो नहीं। तभी तो देखते हो कि आजकल इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सारे बढ़ती आबादी और शिक्षा का स्तर जो है गिरने का भी कारण हो सकता है। बढ़ती आबादी और खाद्य आवश्यकता है। कहते हैं बढ़ती आबादी के लिए अधिक खाद्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए नई कृषि निर्माण की आवश्यकता होगी। अंतर कृषि के लिए जंगल काटे जाने की आवश्यकता होगी, वन उन्मूलन होगा, डिफोरेस्टेशन के कारण, अधिक सिंचाई के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ की बरामदा वृद्धि होती रहेगी और भूमि का निरंतर बंजर भूमि में बढ़ोतरी होती रहेगी और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये सारे कारण जो है इन्हीं चीज़ों का फैक्टर बन रही है। अगर देखा जाए तो आज के समय में उर्वरक और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग के कारण कहते हैं संसाधन में बहुत ही नुकसान हुआ है। आप क्या सोचते होंगे कि जो हम कीटनाशक जो है पौधों को देते हैं अपना वृद्धि करने के लिए, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, तो क्या आप तक वो नहीं पहुंचता होगा? ऐसा नहीं है। जो भी आप कीटनाशक का उपयोग करते हो या खादों का उपयोग खेतों में करते हो, वो रिटर्न होकर आपके ही शरीर में आता है। अब सोचने वाला बात होगा कि कैसे आएगा, आपका प्रश्न यही होगा कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, पौधे जो है इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व नहीं करती है। जब आप कोई पेस्टिसाइड डालते हो या खाद डालते हो तो उसको धरती ऑब्जॉर्व कर लेती है और ये धरती ऑब्जॉर्व करके कहाँ पहुँचेगी? ग्राउंड वाटर में। कोई भी पानी है ना, कहीं से भी आ रहा है, चाहे कहीं के भी पीते होगे, सब ग्राउंड वाटर ही होते हैं। ठीक है, उसको आप निकालते हो और उसको पीते हो। ये तो एकमात्र माध्यम है। अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए कि मान लीजिए कि वही फसल में आपने कीटनाशक का डाला है और 2 दिन के बाद उसका अंश खत्म हो गया, बेसिकली खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो है वो थी,
कीटनाशक था उसके ऊपर, आपने घास काट के लाए जानवरों को खिला दिया। जानवर खिलाने के क्या हुआ, आप जानवर के दूध पीते हो, गाय भैंस के दूध पीते हो, तो अब उनके दूध में भी तो चला गया ये, वो भी आपने पिया तो आपके ही बॉडी में आया। चलिए ये भी मार्ग को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप फल तोड़ के लाते हो, ठीक है, आपने फल को निचोड़ निचोड़ के धोया, अच्छे से धोया, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसका अंश जरूर रहा होगा उसमें, और वही सब्जी आप बना रहे हो, वही अनाजों का उपयोग कर रहे हो और वही चीज़ खा रहे हो। तो समझ गए ना, आपने तो खाद दिया है उत्पादन बढ़ाने में, लेकिन वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो हो गया ना, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि भूमि उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग के कारण कृषि भूमि बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रही है। तो प्रदूषित तो होगी। बढ़ती आबादी व जल, जल की उपलब्धता सीमित है। बढ़ती आबादी को पेयजल, नहाने व सफाई के लिए जल की आवश्यकता में वृद्धि हुई है और इस प्रकार जल दुर्लभ होता जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल तो दुर्लभ हो गया है। आज अच्छा जल कहाँ है? कहते हैं आज देखोगे तो मंत्रियों के शब्दों में, ठीक है, इतने ही जल की बातें होती है कि लगता है कि ये तो प्योर जल दे देंगे। आए दिन आते हैं, नए नए भाषण दे देते हैं, हम तो यहाँ वाटर की लगवाएंगे, वो करेंगे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ व्यक्ति जो है टाइफाइड से ही ग्रसित रहता है या तरह तरह के डेंगू मलेरिया यही सब चीज़ें ग्रसित होता है। हर जगह यहाँ गड्ढे हैं, हर जगह पानी भरे हुए हैं, पर गंभीरता से लेने का समय है। और सरकार को सबसे अच्छा चाहिए कि जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए ही कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। कहते हैं हम दूसरे देशों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, पहले हमें अपने घर में देखना पड़ेगा कि हमारा जो है देश कैसे चल रही है। तो ये सारे बढ़ते हुए जनसंख्या का जो है कारण हो रहा है। बढ़ती आबादी और खनिज भंडारों का घटने जाना। कहते हैं हमारे खनिज भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद वो पुनः नवीनीकरण नहीं हो पाता है और न पुण्य आपूर्ति नहीं किया जा सकता है। अधिक आबादी का अर्थ जो है खनिजों की अधिक आवश्यकता और परिणाम स्वरूप खनिज संसाधन तेजी से हर्ष होना संभव है। देखिए आने वाला समय में आपको देखने को मिल ही जाएगा कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी गाड़ियां चल रही है, इतनी चल रही है, एक कदम भी अगर आप रुक गए ना तो न जाने 50 गाड़ी पास आउट हो जाती है। तो समझ सकते हो कि इतना पेट्रोल कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो असीमित है। आपने पढ़ा है ना कि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। जो जीवाश्म जो जीवित थे, जो कि जीवित जीव जंतु थे, वो मर गए थे और उनका अपघटन हो गया, तब जाके जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ और इसके बनने में लाखों समय लग जाता है, चाहे वो कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो। तो हम तो धनाधुर इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आने वाला समय में पेट्रोल डीजल का तो नाम लिया जाएगा सिर्फ, ठीक है। और जैसे नोटबंदी हो के जो पुराने पैसे आप घर में एक शोभा की वस्तु भी लगा देते हो ना, वैसे ही पेट्रोल डीजल घर में रखो कि भाई ये पुराने समय का जो है अमूल्य वस्तु है। तो होने वाला ऐसे ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। The one next topic is population control and family planning. It is a very necessary for control the our growing population. It is necessary to the educate to the people to accept a small family. Norms are the create awareness about the population expansions and it is the impact on the family, society, and the nation. The government has a take maybe measuring or providing to family planning guidelines and support, and the family welfare measured. There are the various ways of the preventing of fertilizations and the has to be check the increasing of population. Some of these are discussed here. The first is education. The education is the most effective method for the control of population is to impact of education to be a message about the consequence of population expansion and make them to the aware of various way of fertility control. The education helps to make a people aware and advantage of a small family and disadvantage of a large family. Our next topic is prevention method of population control and family planning. There are following are some method of birth control. The first is Ramtham method. The period is a maturation cycle before a ovulation phase. The interphase shape period. As a no egg is available for the fertilization by the sperm, this method, however, to not be reliable. And the use of condom in a male and the diaphragms in a female prevent the sperm from the meeting the ovulated eggs. And third is the anticoagulation device, such as a copper T are inserted in the female body so that implantation is not be possible. This matter required to advise to the help from the medical doctor. And then next is the oral contraceptive pill or the tablet which have to be a take up per direction from a medically practitioner, and this pill is interfere with the accumulation and the turn or prevent of fertilization.
And their fifth is a vasectomy and tracheotomy. Tracheotomies are the surgical method in a male and was difference through which is the sperm travel of the epithemis is the electrolyte try to the surgery and prevent the sperm from going out of the body. This method is temporary and can be reversed. There are surgeon of required for permanently is preventing of fertilization. There was difference is cut and open end of the electrolyte of try to the thread. And Stocomy is a sterilization of a human cutting to fallopian tubes and the electrolytes there is thus them some ability X cannot pass down to fertilization. And in case a preventive of measuring fail or if there are factors are found to be detect, the factors may be have to be avoided. The last absorption of the medical determination of pregnancy and means MTP. It is remove the unwanted factors from to mother body. However, it is advised to away or seek professionally medical help to MTP. देखिए दोस्तों, यह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के विषय में है। कहते हैं अत्यधिक बढ़ती आबादी को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों को छोटा परिवार मानदंड और अपनाने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। साथ ही लोगों में जनसंख्या विस्फोट व उसका परिवार कहते हैं समाज और राष्ट्र पर प्रभाव के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी होता है। सरकार ने परिवार नियोजन मार्गदर्शन सहायता व परिवार कल्याण के अनेक उपाय भी किए हैं। कहते हैं निषेचन को जो रोकने और इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण करने के अनेक तरीके हैं। इसमें कुछ का वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले शिक्षा आता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा क्या है? शिक्षा बहुत बड़ी सवाल उठता है कि शिक्षा है क्या? क्या वो बच्चे शिक्षित हैं जिनको सब कुछ तो समझ है, रट लेते हैं, पास भी आते हैं, अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन उनको जो है टॉपिक का समझ ही नहीं है? क्या वो व्यक्ति शिक्षित है? क्या जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो शिक्षित हैं? बेशक उनको प्रोनाउंसिएशन आता ना हो, लेकिन उनको समझ पूरा टॉपिक का है, क्या वो शिक्षित है? दोस्तों, कहा जाए तो सिंपल जो है शिक्षित का अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति को सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए और वो लिख सके, यही शिक्षा है। तभी तो आपको पता कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है उन बच्चों के हेल्प के लिए ये जो है बनाया है चैनल, जो बच्चों को अधिक समझ नहीं आ पा रहा है। क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, टीचर जो है उनको डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप हिंदी मीडियम से थे, आपको नहीं आएगा, आप जो इस मेडिकल को छोड़ दो, आप आर्ट्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि आप में सक्षम नहीं है वो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं किसी के कह देने से कोई बड़ा नहीं बनता है। मेरा विचार ये होता है कि बच्चे को अगर सही मार्गदर्शन हो और बच्चों को सही कंसेप्ट समझाया जाए तो बच्चा ज़रूर अच्छा से अच्छा बन ले जाएगा। कहते हैं हमारा देश हिंदी भाषी देश है, ठीक है, ये अंग्रेजी तो सिर्फ अंग्रेज़ों की देन है, लेकिन कहते हैं हमारा देखिएगा तो अगर प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो भी जो है हिंदी में भाषण दे रहे हैं, तो हमें अपना लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है, तो इनको हिंदी में क्यों नहीं समझाया जा सकता? तो इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी पूरी अच्छी तरह समझाया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे बच्चों को पूरे कंसेप्ट समझ में आएगा और वो अच्छे से समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे तो लिखना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जो है त्रिपाण सेंटर ये चाहता है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं जितना हो सकता है यहाँ से प्रयास करता हूँ, लेकिन आपको भी प्रयास करने की ज़रूरत है। कहते एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं तो इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सकता हूँ, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुँचे। कैसे पहुँचे, इसके लिए आपको प्रयत्नशील होना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ देख लेना और देख के एग्जिट हो जाना ये कहीं की समझदारी नहीं है। कहते हैं समझदार व्यक्ति वही होते हैं जो कि अगर अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाने में भी उसका हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बार बार कहता रहता हूँ क्योंकि मुझे उन बच्चों तक भी पहुँचना है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टॉपिक को। तो दोस्तों, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। आप शिक्षित हो, समझदार हो और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हो, तो अभी वीडियो ख़त्म करो और ख़त्म हो जाने के पश्चात जो है आप इसके जो लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से ये होता है कि एक माध्यम है आगे इस वीडियो को पहुंचाने का, जहां पर जो है दूसरे बच्चे लाभान्वित हो सके।
ठीक है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस कम से कम 100 व्यक्तियों के पास होगा और 100 में से मुझे पता है कि कोई ना कोई एक होगा जो मेडिकल स्ट्रीम लेके पढ़ रहा होगा और शायद वो वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और उन माता पिता से भी रिक्वेस्ट है, अगर उन पे भी ये व्हाट्सएप स्टेटस पे जाता है, अगर उनको भी लगता है कि उनके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो भी बच्चों को सजेस्ट करें कि ये वीडियो देखो, इसमें काफ़ी समझ में आएगा। क्योंकि तभी देखिए, पढ़ाई लिखाई सिर्फ बच्चा नहीं करता है, माता पिता भी करते हैं। ठीक है, जो टीचर पढ़ाता है वो भी बार बार उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, समझाता है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और आगे बढ़ना है। देखिए, शिक्षा इसी को कहते हैं। शिक्षा का अर्थ यही होता है दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि लोगों को जनसंख्या विस्फोट के परिणाम व जन क्षमता नियंत्रण के अनेकों तरीकों के बारे में जागरूक बनाना है। कहते हैं जागरूक लोग ही देश की भविष्य बन सकते हैं। शिक्षा लोगों के छोटे परिवार के फायदे और बड़े परिवार की हानियों के बारे में जागरूक बनाने में सहायता भी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षित व्यक्ति ही आगे जो है देश के कल्याण के लिए जो है इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण की जो निरोधक विधियाँ और परिवार नियोजन क्या है। देखिए, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के तरीके हैं जिसके बारे में आप जानना भी चाहोगे और समझोगे भी। सबसे पहले आवर्ती विधि है। आवर्त विधि में क्या होता है, अंतररज्जु श्वेत चक्र में अंडाशय अवस्था से पूर्व की अवधि को सुरक्षित अवधि कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु द्वारा निषेचन के लिए कोई अंड उपस्थित नहीं रहता है और तब तक ये विधि विस्मरणीय नहीं है। देखिए दोस्तों, ये विधि जो होती है ये समझदारी वाला विधि होती है। इसमें आपको पता है कि 1 से 14 दिन तक जो होता है अंडा जो है ओवरी से बाहर नहीं आता है। तो ये समय जो होता है मिथुन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, तो इस समय जो है आवर्ती विधि भी कहा जाता है उसको, और ये जो होता है काफ़ी सेफली भी माना गया है। उसके बाद नर पुरुष द्वारा निरोध व स्त्री द्वारा डायफॉर्म का उपयोग करना। देखो तो ये जो है शुक्राणु व अंडाणुओं को मिलने से रोकने का कार्य करती है, जिसमें आपको पता है कंडोम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और डायफॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है। अंततः अगला जो हमारा है अंधता गर्भशाही उपकरण। कहते जैसे कॉपर टी स्त्रियों की योनि में प्रविष्ट कराया जाता है। कॉपर टी जो होता है स्त्रियों की योनि में जो है प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसके कारण आरोपण संभव नहीं हो पाता, यानी एक जो होता है आगे नहीं जा पाता है। इस विधि के लिए चिकित्सक की सलाह व सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत काफ़ी जो है प्रॉब्लम भी रह जाती है। कहते खाई जाने वाली गोलियाँ, कहते हैं अगर मिथुन हुआ है तो उसके पश्चात जो है उनको मेडिसिन दी जाती है खाई गोलियां के रूप में, जिसको हम जो है पिल के नाम से भी जानते हैं। ये गोलियां एक चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ली जानी चाहिए, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत रहती है। ठीक है, ये अंडाशय में व्यापार व्यवधान पैदा करती है और निषेचन को रोक देती है, निषेचन होने नहीं देती है। तो ये कहते हैं कभी भी मेडिसिन जो होती है सही तरकीब नहीं होती है, लेकिन इमरजेंसी में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है, वो भी डॉक्टरी सलाह से। उसके पश्चात है वैक्सोटोमी और ट्यूबोटोमी। देखिए दोस्तों, ये जो होती है उनको बताया जाता है, उनके कहा जाता है जिनके परिवार कंप्लीट हो जाते हैं, जिनके बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम मेथड होता है जहाँ के बाद आप कोई भी स्त्री या पुरुष अपने जो है फादर और माँ बनने की क्षमता खो देते हैं। ये शल्य विधियाँ हैं पुरुषों में शुक्रवाहिका जिनके होकर शुक्राणु अधिवेशन में बाहर आते हैं, एक शल्य चिकित्सक द्वारा बांध दी जाती है, यानी जो वसा डिफरेंस होते हैं उसको काट के बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु शरीर से बाहर न निकल सके। यह विधि अस्थायी होती है और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सक द्वारा ही अपरिवर्तित किया जा सकता है। निषेचन को स्थायी रूप देने के लिए जो है शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है और खुले सिरों को धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबोस्टोमी में जो है महिलाओं के बंधीकरण अंडवाहिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, उसको काट के बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है निषेचन के लिए अंडा निमुक्त नहीं हो पाते हैं और निषेचन भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन को जो है अंतिम कंडीशन माना जाता है, जिसके पश्चात जो है स्त्री या पुरुष जो है बच्चे जन्म देने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। यदि रोकथाम की विधियां असफल हो गई है तो भ्रूण में कोई दोष पाया जाता है तो उसको गर्भपात भी कराया जा सकता है। उसके पश्चात गर्भपात या गर्भ समाप्त का चिकित्सकीय समापन, यानी मेडिकली ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। कहते हैं एमटीपी कहते हैं। एमटीपी यह मनचाहे गर्भ को सिर्फ शरीर से बाहर निकालने की विधि है, या इसको अबॉर्शन भी कह सकते हो। तब इसके लिए कुशल चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें औरतों को कई तरह की जो है समस्याओं का सामना भी करना पड़ जा सकता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसलिए जो हो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, दूसरे
बच्चों तक पहुंचाइए और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो है वीडियो आपको प्राप्त होगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद आप उन वीडियो से अनभिज्ञ हो जाओगे, क्योंकि जब भी आप रिसर्च करोगे कोई भी टॉपिक, ये चैनल नहीं आता है, ठीक है, दूसरे चैनल आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत साधन है, इसलिए वो जो होते हैं वो जो है यूट्यूब पे अपना चैनल को सबसे आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर नाम भी लिखोगे, त्रिपाणी सेंटर भी लिखोगे, तभी दूसरे व्यक्ति के वीडियो नज़र आती है, ठीक है। ये जो बहुत नीचे आएंगे, तो इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिसर्च करते हो तो किसी और की वीडियो आती है, किसी और के देखते हो। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो, सही ज्ञान प्राप्त